नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि कल की क्लास में हमने किस प्रकार से मृदा संसाधन के बारे में चर्चा स्टार्ट की थी और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे से मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे और ये सेगमेंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही शिद्दत के साथ इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से हमको सीखना भी है और यहाँ से सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 100% आएँगे। यानी कि इस चैप्टर की बात करें तो पूरे इस चैप्टर में से अगर कहीं से क्वेश्चन बनेंगे तो वो पोर्शन यही है जहाँ से क्वेश्चन बनने तय हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक को और बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। ना केवल पढ़ेंगे बल्कि समझने का और सीखने का प्रयास करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे मृदा का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। तो अगर हम मृदा के वर्गीकरण की बात करें तो इसको बहुत ही अच्छे से समझिए। कहा जाता है कि भारत में एक संस्था है, इसका नाम है ICAR। तो भारत में एक संस्था है, इस संस्था की बात करें तो इस संस्था का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ICAR। तो इसको हिंदी में कहते हैं, अगर हम लोग इसकी बात करें ICAR की बात करें तो इसको कहते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की मृदा को 8 प्रमुख तथा, या ऐसे हम लिख दें को 8 प्रमुख तथा 27 उप प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। भागों में विभाजित या वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो वर्गीकरण है ये हमारे आपके द्वारा नहीं किया गया। अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो भारत में एक संस्था है ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, बल्कि हम इसको देखें तो इसी को कहा जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसके द्वारा 1986 में के अनुसार 1986 ईस्वी में भारत की मृदा को 8 प्रमुख भागों में तथा 27 उप प्रमुख भागों में वर्गीकृत या विभाजित किया गया है। अच्छा, ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, अगर हम इसका मुख्यालय देखें, इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है ये आपका नई दिल्ली में है और इसी के द्वारा कहा जाता है कि भारतीय मिट्टी को वर्गीकृत किया गया है। और कितने भागों में, तो हमने बताया 8 प्रमुख तथा 27 उप प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो 8 प्रमुख भाग हैं, यानी कि 8 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, इसको अगर हम समझें तो भारत में जो सबसे नंबर 1 पे यानी कि जो सबसे पहली मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा मात्रा में, उसका नाम है जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अगर मिट्टी की बात करें हम
तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को हम लोग कहते हैं आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बाद यदि हम और समझने का प्रयास करें तो जलोढ़ के बाद दूसरे नंबर पे जो मिट्टी पाई जाती है इसको कहते हैं लाल। लाल या कहीं पे इसको लाल पीली मिट्टी भी कह दिया जाता है, लाल पीली मृदा। तो ये हमारा दूसरे नंबर पे सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी। लाल के बाद अगर हम और आगे समझने का प्रयास करें तो अगली जो मिट्टी पाई जाती है इस मिट्टी को कहते हैं काली मिट्टी यानी काली मृदा। तो जलोढ़ के बाद लाल, लाल के बाद काली, और काली से आगे जाएंगे तो एक और प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसको कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। ये है आपकी पर्वतीय मृदा। और पर्वतीय मृदा के बाद अगर हम और समझने का प्रयास करें तो जो अगले नंबर पे मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है लवणीय एवं क्षारीय मृदा या क्षारीय मिट्टी। इसी को इंग्लिश में कहते हैं अल्कलाइन एवं सलाइन मृदा। और इसके बाद अगले नंबर पे जो पाई जाती है वो है मरुस्थलीय मृदा। अगले नंबर पे इसका नाम है मरुस्थलीय मृदा यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी। और मरुस्थलीय मिट्टी के बाद अगर हम और समझने का प्रयास करें तो एक और प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक क्या बल्कि भी दो और प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक है लैटराइट, लैटराइट मृदा यानी कि लैटराइट मिट्टी। और सबसे अंत में जो मिट्टी पाई जाती है उसको कहते हैं पीट, या इसी को हम कह सकते हैं दलदली मृदा। तो भारत में टोटल इतने ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से। नंबर 1 जलोढ़, नंबर 2 लाल, नंबर 3 काली, और चौथे नंबर पे पर्वतीय, जबकि 5वें नंबर पे लवणीय एवं क्षारीय, और 6ठे नंबर पे मरुस्थलीय, 7वें नंबर पे लैटराइट, और 8वें नंबर पर पीट एवं दलदली मिट्टी। तो हमने किस प्रकार से आपको ये समझाने का प्रयास किया कि भारत में जो मिट्टी का वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया और कितने भागों में किया गया, और कौन सी मिट्टी भारत में कितने ज़्यादा क्षेत्रफल पे पाई जाती है। तो इस सीक्वेंस में हमने लिखा है चीज़ों को, यानी कि क्रम में लिखा है। सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, दूसरे नंबर के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे लाल पीली, तीसरे नंबर के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर काली मिट्टी, जबकि चौथे नंबर के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पर्वतीय मिट्टी, और 5वें नंबर पे लवणीय एवं क्षारीय, जबकि 6ठे नंबर पे मरुस्थलीय, और 7वें नंबर पे लैटराइट। और सबसे कम क्षेत्रफल में भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो कोई और नहीं बल्कि उसको कहते हैं पीट एवं दलदली मिट्टी। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर हम और आगे चलने का प्रयास करें तो अब इसमें क्या है कि हमको एक एक मिट्टी के बारे में बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझना है। तो हम थोड़ा सा इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। तो हम जिस प्रकार से एक एक चीज़ों को यानी कि एक एक मिट्टी को हम देखे हैं, अभी उसी के बारे में हम एक एक मिट्टी के बारे में वन बाय वन करके डिटेल से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉयल, एलुवियल सॉयल। अभी जलोढ़ मिट्टी कहते किसे हैं, एक तो इसको हमको समझना है। अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो कहते किसे हैं उसको थोड़ा समझते हैं। अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो कहा जाता है जल के द्वारा, जल के द्वारा, जल के द्वारा बहाकर, जल के द्वारा बहाकर लाई गई, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा के निक्षेपण से, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा के निक्षेपण से निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है,
जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण होता है ये जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के निक्षेपण से होता है। यानी कि निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है, जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के निक्षेपण से निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। मान लीजिए जैसे इधर से अगर कोई जल बह रहा है, ऐसे जल बह रहा है, तो ये जल अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू के टुकड़े इन सब चीज़ों को लेके आएगा और ले जा करके एक स्थान पे, जिस स्थान पे ले जा करके इकट्ठा करेगा, तो यहाँ पे जो मिट्टी बनेगी इस मिट्टी को हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है इसको हमने समझने का प्रयास किया कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के निक्षेपण से जो मिट्टी बनती है उसे ही हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, ये जल के द्वारा बहा कर लाई जा रही है, इसीलिए कहा जाता है इस मिट्टी को ये जल के द्वारा बहा कर लाई जा रही है, इसीलिए परिवहित। तो इस मिट्टी को परिवहित मृदा, या अगर हम कहें तो इस मिट्टी को परिवहित मृदा या निक्षेपित मृदा कहा जाता है। मृदा या निक्षेपित मृदा भी कहा जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। तो हमने सबसे पहले इसके निर्माण की बात की, फिर इसकी और अगर हम आगे चलें तो अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इस मिट्टी की जो विशेषता है, या विशेषता हम बाद में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, इसको और हम बाद में समझेंगे। इस मिट्टी की अगर हम और बात करें तो इस मिट्टी का जो वितरण है, अर्थात ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, अगर इस मिट्टी को समझने का प्रयास करें तो ये जो मिट्टी है अगर इसको हम देखें तो इसका जो वितरण है ये हमको देखने को मिलेगी पंजाब हरियाणा के मैदान में मिट्टी मिलेगी। पंजाब हरियाणा के मैदान के साथ साथ ये गुजरात के मैदान में भी हमको देखने को मिलती है। तो गुजरात के मैदान में ये मिट्टी मिलेगी, तो पंजाब हरियाणा के मैदान में। इसके अलावा गुजरात के मैदान के अलावा अगर हम और समझने का प्रयास करें तो ये जो है आपका ऊपरी गंगा के मैदान में मिट्टी मिलेगी। ऊपरी गंगा के मैदान के साथ साथ मध्य गंगा के मैदान में ये मिट्टी मिलेगी। मध्य गंगा के मैदान के साथ साथ निम्न गंगा के मैदान में भी ये मिट्टी मिलेगी। और निम्न गंगा के मैदान के साथ साथ अगर हम और बात करें तो ये नर्मदा ताप्ती नदी घाटी में ये मिट्टी मिलेगी। नर्मदा ताप्ती नदी घाटी में ये मिट्टी मिलेगी। और नर्मदा नदी ताप्ती घाटी के अलावा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की नदी घाटी एवं आसपास के क्षेत्र में मिलेगी, उसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम और समझने का प्रयास करें कि इसके साथ साथ और कहाँ मिलेगी ये मिट्टी, तो इसके साथ साथ अगर हम और देखें तो इधर मिटा के लिख दे रहे हैं, ये मिट्टी इसके अलावा हमको देखने को मिल जाएगी थोड़ा बहुत पूर्वी घाट पर, यानी कि पूर्वी घाट के तटीय क्षेत्र में ये मिट्टी देखने को मिलेगी। और पूर्वी घाट के तटीय क्षेत्रों में ये मिट्टी जो देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ हमको थोड़ा बहुत पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्र में भी मिलेगी। पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्र में मिट्टी मिलेगी, तटीय क्षेत्र में यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा आपका
तराई, बांगर, खादर और डेल्टा क्षेत्र में यहाँ पे ये मिट्टी देखने को मिलेगी। अब हम एक एक समझते हैं कि ये मिट्टी हमको कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है। अब हम इसको थोड़ा सा मैप के आधार पे समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर इसके वितरण की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं ये आपका भारत है, ये भारत है। अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो आप जानते हैं कि ये पूरा है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद अगर हम और समझने का प्रयास करें तो ये पूरा आपका यहाँ से लेकर के ये पूरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये पूरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र एवं दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य की अगर हम बात करें, इसके बीच की बात करें तो ये पूरा यहाँ पे जो मिट्टी हमको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे जो मिट्टी हमको देखने को मिलेगी, इसी मिट्टी को हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे पूरी ये जो आप डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी यहाँ पे जो मिट्टी हमको देखने को मिलेगी, इस मिट्टी को हम कहेंगे जलोढ़ मिट्टी। तो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पे। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक पूरा, यहाँ पे कोई दूसरे प्रकार की मिट्टी मिलेगी और यहाँ भी कोई दूसरे प्रकार की मिट्टी मिलेगी। इसके अलावा ये जो डॉट लाइन आप देख रहे हैं, हर जगह पे हमको जो मिट्टी देखने को मिलेगी वो है जलोढ़ मिट्टी। और इसी के बारे में हमने आपको समझाया था, ये कुछ इस तरीके से मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम समझने का प्रयास करें तो कुछ इस तरीके से मिट्टी हमको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से, जैसे अगर हम समझने का प्रयास करें इसको तो ये देखिए, अगर हम बात करें तो ये पूरा हमको दिख जाएगी गुजरात का मैदान। ये गुजरात का मैदान हमको दिखेगा, गुजरात का मैदान। और गुजरात के मैदान के बाद अगर हम और समझें तो इधर हमको राजस्थान के मैदान में मिट्टी मिलेगी, मैदान में यहाँ भी ये मिट्टी मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान के मैदान के साथ साथ अगर हम देखें तो ये है पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा के मैदान के साथ साथ ये है ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान यहाँ। इसके अलावा ये है मध्य गंगा का मैदान, यहाँ भी ये मिट्टी देखने को मिलेगी। और इधर की बात करें तो ये पूरा का पूरा है निम्न गंगा का मैदान, यहाँ ये मिट्टी दिखेगी। और ये है पूरा आपका असम का मैदान। तो यहाँ पे हमको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। यानी कि ये राजस्थान का मैदान, पूरा राजस्थान के गुजरात का मैदान, ये राजस्थान का मैदान, ये पंजाब हरियाणा का मैदान, ये ऊपरी गंगा का मैदान, ये मध्य गंगा का मैदान, ये निम्न गंगा का मैदान। और इसकी बात करें तो ये है असम का मैदान। यानी कि इस क्षेत्र में हमको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हमने बताया कि ये पूर्वी तटीय मैदान में ये मिट्टी हमको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा पश्चिमी तटीय मैदान पे भी हमको ये मिट्टी आपका देखने को मिल जाएगी। तो भारत के इतने क्षेत्रफल पे हमको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हमने बताया इधर नर्मदा, ताप्ती, इधर अगर देखें तो इधर से हमने बताया हुगली के बाद दामोदर, फिर आपका स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी के बाद आपका जो है ब्राह्मणी के बाद फिर आपका जो है कृष्णा, गोदावरी। इसके अलावा महानदी यही है, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग और देखें
तो पेन्नार हो गया, दक्षिणी पेन्नार हो गया, पलार हो गया, आपकी कावेरी, वैगई, ताम्रपाणी। तो ये सारी जो नदियां हैं, नदियों में भी, नदी घाटी में भी ये मिट्टी देखने को मिलेगी। और नदी घाटी के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि ये मिट्टी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में यानी कि मुहाने पे भी ये मिट्टी हमको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और थोड़ा हम और आगे बढ़ लेते हैं। अगर इस मिट्टी की और हम बात करें तो ये जो मिट्टी है यहाँ तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ साथ भांवर, तराई, बांगर और खादर वाले क्षेत्र में भी हमको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। अब भांवर, तराई, बांगर, खादर क्या होता है? मान लीजिए पर्वत है, ये पर्वत है और इसी पर्वतीय क्षेत्र से आपको पता है कि इसी पर्वतीय क्षेत्र से नदियाँ ऐसे निकलती हैं। तो इसी पर्वतीय क्षेत्र से ऐसे नदियाँ निकलेंगी। तो नदियाँ निकलेंगी तो यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र से निकलेंगी, तो इनका पर्वतीय क्षेत्र से निकलने के क्रम में इनका नदियों का बहाव बहुत तीव्र होगा, क्योंकि इधर ढाल बहुत अधिक है। तो ढाल के अधिक होने से नदियों का बहाव यहाँ पे बहुत तीव्र होता है और नदियों के बहाव के तीव्र होने की वजह से नदियाँ अपने रास्ते में आने वाले कंकड़ पत्थर यानी कि पर्वत पठार के जो भी टुकड़े हैं उनको काट कर अपने साथ में लेके आती हैं और लेके आने के बाद इन टुकड़ों को ले आकर के जमा करती हैं। और जिस जगह पे इन टुकड़ों को ला करके जमा करती हैं, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसी बड़े बड़े टुकड़े के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं भांवर क्षेत्र। तो ये भांवर क्षेत्र है। यहाँ पे हालांकि मिट्टी का विकास नहीं हो पाता, लेकिन अगर शायद मिट्टी का विकास होता तो इस मिट्टी को भी हम लोग कहते आपका जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद नदियाँ अपने साथ फिर ये बहेंगी और बहने के साथ साथ अपने साथ फिर ये जो है मिट्टी के टुकड़े को लेके जाएंगी। और जब मिट्टी के टुकड़ों को बहा करके लेके जाएंगी तो ये मिट्टी नदी के घाटी में और जो है पानी से रगड़ खाते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये मिट्टी का टुकड़ा जो है, कंकड़ पत्थर का टुकड़ा और छोटा हो जाएगा। और ये जो छोटा टुकड़ा है ये जिस स्थान पे जा कर के जमा होगा, उसी स्थान पे जो क्षेत्र बनेगा यानी कि उस स्थान पे जो मिट्टी पाई जाएगी, ऐसी मिट्टी को हम कहते हैं तराई क्षेत्र। तो ये तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र। तो इसकी तुलना में यहाँ पे मिट्टी का विकास थोड़ा बहुत हो पाता है। तो यहाँ भी जो मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी को भी हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि आप जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी उसे कहते हैं जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को। ठीक है। और आगे नदियाँ अपने साथ में जाएंगी और इस कंकड़ पत्थर के टुकड़े को और भी अपने साथ लेके जाएंगी। तो कंकड़ पत्थर का जो टुकड़ा है ये हमने बताया नदी घाटी से, और इसके साथ साथ नदी घाटी के साथ साथ ये जो है पानी से रगड़ खाते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये और छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि बारीक टुकड़ों में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो बारीक टुकड़ा है जिस स्थान पे जा करके जमा होगा, इसी यानी कि इसी क्षेत्र को अगर हम लोग देखें तो इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं बांगर क्षेत्र। तो ये हो गया बांगर क्षेत्र। ये जो बांगर क्षेत्र है अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और बांगर के बाद अगर हम और समझने का प्रयास करें, बांगर के बाद और समझने का प्रयास करें तो जो नदियाँ हैं ये लगातार बहती हुई अब आगे की तरफ जब बढ़ेंगी तो यही जो मिट्टी कंकड़ पत्थर के जो टुकड़े हैं ये हमने बताया कि नदी घाटी से, और नदी घाटी के साथ साथ ये जो है पानी से रगड़ खाते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो ये और भी छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाएंगे। और यही जो और छोटे छोटे टुकड़े हैं, कंकड़ पत्थर के जो टुकड़े हैं, जिस स्थान पे जा कर के जमा होंगे उस स्थान पे जो मिट्टी का निर्माण होगा यानी कि जिस मिट्टी का निर्माण होगा, तो इस प्रकार की मिट्टी को अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार की मिट्टी को हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। तो ये है आपकी खादर मृदा। और खादर मृदा में भी जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, खादर मृदा क्या खादर क्षेत्र कहलाता है। और इस खादर क्षेत्र में जो भी मिट्टी पाई जाएगी उसको भी हम कहेंगे जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। और बांगर के बाद खादर, और खादर के बाद आगे जाएंगे तो जिस स्थान पे नदियां जो हैं जाकर किसी सागर या महासागर में जाकर के गिरती हैं, उस स्थान पे जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को हम लोग कहते हैं डेल्टाई क्षेत्र, और उस मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। यानी कि यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी हमको देखने को, इस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे आपका डेल्टाई क्षेत्र। और इस डेल्टाई क्षेत्र में भी जो मिट्टी मिलेगी उस मिट्टी को भी कहेंगे जलोढ़ मिट्टी। तो हमने आपको ये बताया कि मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ी यानी कि इतना आप इस क्लास में पढ़ लीजिए। इसके आगे की जो भी बातें हैं उसको हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।